हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम क्विज के स्टार्ट में प्रतिदिन एक क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा पिछला क्वेश्चन क्विज का क्वेश्चन था कि नील दर्पण के लेखक कौन है। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु है। और नील दर्पण में किस चीज के बारे में जिक्र किया गया है दोस्त? तो नील की खेती के संबंध में जिक्र किया गया है। अर्थात नील की खेती के बताया गया है कि नील की खेती में क्या किसानों की स्थिति थी, यही नील दर्पण में बताया गया है। अगला मेरा क्वेश्चन है अगले डे के लिए कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसका पूर्व नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था, यानी इससे पहले इसका नाम क्या था? इसको आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अगले दिन क्विज में इसका आंसर बताएंगे। आइए दोस्त, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो रोमर ने। किसने बाबू? रोमर ने। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसकी पहचान न्यूटन ने किया था। इसकी पहचान न्यूटन ने किया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड या 16 सेकंड कहीं पर लिखा रहता है, लगता है, यानी 8 मिनट 16 सेकंड। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना? 1 मिनट 8 सेकंड। 1 मिनट नहीं। हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेन ने। थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। जो थॉमस यंग था उसने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग ने। किसने? थॉमस यंग ने। कोरिनोग्राफ का प्रयोग सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में किया जाता है। कोरिनो जो ग्राफ होता है ना, सूर्य के कोरोना को देखने के लिए, कोरोना को देखने के लिए तथा उसका फोटोग्राफ लेने के लिए किया जाता है। हर्मिटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्मिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। जबकि डर्मिटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। डर्मिटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। हर्मिटोलॉजी में रुधिर यानी ब्लड एवं ब्लड रोगों का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी या मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पेशियों का अध्ययन किया जाता है। बताइए, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अंकों का अध्ययन किया जाता है। लक्सिकोलॉजी, लक्सिकोग्राफी, लक्सिकोग्राफी में शब्द संकोच, शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो शब्दकोश संकलन, यानी डिक्शनरी जो होता है ना, तो शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग कहेगा तो जीवन समृद्धि का प्रतीक है, यानी हरियाली का प्रतीक और जीवन खुशहाली का प्रतीक है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज के वक्र में 24 तिलियां होती हैं। और 24 तिलियां किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो 24 घंटा का, यानी समय का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। शक संवत को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था शक संवत को। इसका पहला महीना, यानी शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? चैत। और अंतिम महीना पूछेगा तो फाल्गुन होता है। यानी किसका? तो जो शक संवत पर आधारित कैलेंडर होता है ना, इसका पहला महीना कहेगा तो चैत होता है। और अंतिम महीना पूछेगा तो कौन होता है? फाल्गुन होता है।
कंप्यूटर में कंप्यूटर में प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रॉन। कौन सा है? फोर्ट्रॉन। यानी कंप्यूटर में प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रॉन। कोबोल उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल क्या है? उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के समान है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पास्कल भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अगर पूछेगा कि स्ट्रक्चर जो प्रोग्रामिंग होता है ना, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पास्कल भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। और दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। 5 प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है। क्या बोले हैं? 5 प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है। वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित किया जाता है। वर्ड स्टार जो होता है ना, उसमें प्रति लाइन यानी एक लाइन में 65 अक्षर प्रदर्शित होता है, दिखाया जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल होता है, एनालॉग और हाइब्रिड होता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। IBM क्या है? एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं। कंप्यूटर में जो अशुद्धि होता है ना, उसको बग कहते हैं। हिपैरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजेन काम करता है। फाइब्रिनोजेन जो होता है वह रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त के थक्का जमाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन है। मनुष्य नोजन है। मनुष्य के रक्त के भिन्नता का कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। यानी आरबीसी में जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना, उसी के चलते, जिसे एंटीजन कहते हैं, इसी एंटीजन के चलते मनुष्य के रक्त में भिन्नता होती है। आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। इसी के चलते मनुष्य के रक्त में भिन्नता होती है। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयअवतल होते हैं। स्तनधारी के जो रेड ब्लड कार्पल्सल्स होता है ना, इसका आकृति कैसा होता है बाबू? उभयअवतल होता है। कैसा होता है? उभयअवतल होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद में ऊंट एवं लांबा। ऊंट एवं लांबा के लामा, ऊंट लांबा लिखा है इसमें, ऊंट एवं लामा, ठीक है। इसमें इसके मतलब रक्त में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। रक्त वर्ग ओ के दानकर्ता को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यानी रक्त समूह ओ माइनस वाले को, नेगेटिव वाले को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर सार्वत्रिक दाता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। AB को सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। शिशु जब बच्चा जन्म लेता है तो सर्वप्रथम उसकी माँ को उसके स्तन से लगाया जाता है, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडी की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। अगर एंटीबॉडी अधिक पाया जाएगा तो व्यक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका अधिक होगा, यानी रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है ना? करे कि लाल रक्त कणिकाएं एवं श्वेत रक्त कणिकाएं के बीच का अनुपात कितना होता है? तो 600:1। कितना होता है? 600:1 का होता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? अपोलो 11। अपोलो 11 यानी चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो 11 है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है। यानी प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन पहुंचा था चंद्रमा पर? अंतरिक्ष यान बोलो, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान पूछेगा तो लूना 16। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक सेकंड है, ल्यूनिक द्वितीय। यह अपोलो 11 योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था, बिना मानव का था, ल्यूनिक द्वितीय। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र महाराष्ट्र के आरवी में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के आरवी में स्थित है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र महाराष्ट्र के आरवी में स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक कहाँ स्थित है बाबू? अहमदाबाद में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अगर कहेगा सैक, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? सैक 21 जगह पर है, तो अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद। इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा MCF
हासन कर्नाटक में है। ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस का यूरी गैगरिन था। कौन था? यूरी गैगरिन था। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। भारत का अगर पूछेगा कि अंतरिक्ष यात्री कौन है, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गया था और जब आया तो उससे, ठीक है, इंदिरा गांधी मिली तो बोली कि भारत ऊपर से कैसा दिखता है, तो बोला था कि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। बताइए, अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वीन मेरी लैंड में भारत का अस्थायी केंद्र है। अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वीन मेरी लैंड में, क्वीन मेरी लैंड में भारत का अस्थायी केंद्र है। भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल डॉक्टर एस.जेड कासिम के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1981 को मामगियो गोवा बंदरगाह से नॉर्वेयाई जहाज पोलर सर्किल से रवाना होकर 1982 में अंटार्कटिका पहुंचा। अब प्रथम अंटार्कटिका अभियान के प्रथम अंटार्कटिका अभियान जो वहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान शोध संस्थान खुला था अंटार्कटिका में, उसका नाम क्या था बाबू? तो दक्षिण गंगोत्री। 1982-83 ऐसे देता है। ठीक है। और दूसरा बात किया जाए तो मैत्री। मैत्री कब? तो दूसरा मैत्री 1990-92 में, 1990-92 में। और तीसरा बात किया जाए भारती तो 2012 में, 2012 में। ये सब अंटार्कटिका में शोध केंद्र हैं दोस्त। ठीक है। भारत के शोध केंद्र है अंटार्कटिका में। उसका नाम दक्षिण गंगोत्री और मैत्री का अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका है। इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। लाइकेन तथा मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। लाइकेन तथा मांस यहाँ के मुख्य वनस्पति है। मॉस मांस दे रहा है। लाइकेन तथा मॉस यहाँ के मुख्य वनस्पति हैं। एरबुस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा बाबू? एरबुस। अब वहाँ के क्वीन मोड पर्वत जो है ना, अंटार्कटिका को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। क्वीन मोड पर्वत। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में नजदीक के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। वृद्धा अवस्था में आंख की समंजन क्षमता घट जाने के कारण जरा दृष्टि दोष होता है। और जरा दृष्टि दोष का उपचार कौन सा है? बाइफोकल लेंस। कौन सा? बाइफोकल लेंस। अबिंदुकता बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता अगर कह देगा तो कौन सा? बेलनाकार लेंस। अब देखिए, वृद्धावस्था में आंख की समंजन क्षमता घट जाने के कारण जरा दृष्टि दोष होता है। अब देखिएगा, सिलियरी मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है। यानी सिलियरी मांसपेशी अगर सिकुड़ जाएगा ना, उसी के कारण अबिंदुकता दृष्टि दोष होगा। अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस से उपचार किया जाता है, दूर किया जाता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। गलती है कि सही? गलती है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। ठीक है। गलत है कि किस में होता है बाबू? हवा में। कहाँ पर? हवा में, यानी वायु में। और निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। और इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 18 डिग्री का कोण होता है। कितना? 18 डिग्री का कोण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर पृथ्वी का अक्ष कहेगा कि इसकी कक्षा के सापेक्ष कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहा जाला? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी पृथ्वी का घनत्व अगर पूछेगा तो 5.5 सेंटीमीटर प्रति ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य किधर? पूरब से पश्चिम की ओर। पृथ्वी किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरेश है। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सिरेश है।
और मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह का बेल्ट होता है। किस दो ग्रहों के बीच? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। बृहस्पति पीले रंग की है, बृहस्पति पीले रंग की है। अब बृहस्पति के जो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ज्ञानीमेड। कौन सा? ज्ञानीमेड। इसका रंग कौन सा है? पीला रंग के है। नेपच्यून हल्का पीला रंग का ग्रह है। नेपच्यून कैसा है? हल्का पीला रंग का ग्रह है। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है, जो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। ठीक है। सबसे बड़ा बेसिन किसका है बाबू? गोदावरी नदी का। सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी का है। और दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। वृद्ध गंगा भी इसी को कहते हैं, गोदावरी को। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? कैलाश मंदिर, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। यानी भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहेगा ना तो कैलाश मंदिर। कौन सा? कैलाश मंदिर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहेगा ना तो बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का झील, उड़ीसा। ठीक है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। ये भी खारे पानी की ही झील है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील पूछेगा तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सबसे बड़ा कृत्रिम झील यानी मानव निर्मित झील है। सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेगा तो सहारा, दक्षिण अफ्रीका में। सहारा। अगर गर्म रेगिस्तान कहेगा तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कहेगा तो अंटार्कटिका। सबसे बड़ा डेल्टा कहेगा तो सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो 12,872 है। सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन है? सोन नदी का पुल। सबसे बड़ा रेलवे पुल सोन नदी का पुल बिहार में है। तंजावुर। अब तो सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन हो गया है बाबू? तो चिनाब नदी पर। कौन सा? चिनाब नदी पर बना है, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बन गया है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वह किस शैली में? द्रविड़ शैली में। ठीक है। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली द्रविड़ शैली है। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली कौन है? द्रविड़ शैली। और उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है? नागर शैली। मिली जुली शैली बेसर शैली को कहते हैं। मिली जुली शैली किसको कहते हैं बाबू? बेसर शैली। कहें कि दक्षिण और उत्तर दोनों शैली यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्स रूप है। कौन सा? बेसर शैली। इसीलिए इसको मिली जुली शैली भी कहते हैं। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के समय में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके समय में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को रुपयक कहते हैं। गुप्त शासक द्वारा जो चांदी के सिक्का जारी किया गया था ना उसको रुपयक कहते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। यानी गुप्त जो शासक थे वह सोने के सिक्कों को, उनके द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। चांदी के सिक्के शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, परंतु पूरे साम्राज्य में स्कंदगुप्त के समय में जारी हुआ था। याद रखना कि चांदी का जो सिक्का था ना वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था और शकों के विजय के उपलक्ष्य में, शक पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किया था। लेकिन पूरे साम्राज्य में फैलाया था कौन? स्कंदगुप्त के समय में पूरे साम्राज्य में चांदी के सिक्का फैल गया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशा और पुटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। कौन? सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशा, पुटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। आरंभिक जो कुषाण शासक थे ना भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं के उत्कृष्ट है। यानी सबसे शुद्ध अगर बोला जाएगा कि स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया था तो कुषाण शासकों ने। गुप्त काल में यानी गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेना का प्रबंधन मंगोलों को अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। यानी अलाउद्दीन जो था वह सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। किसने? अलाउद्दीन ने। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। सिकंदर ए सानी गज सिकंदरी पैमाना के ही है ना, सिकंदर गज सिकंदरी जो नापने के लिए शुरू किया था, किसने शुरू किया था? ठीक है, यही अलाउद्दीन खिलजी ना गज सिकंदरी मापने के लिए जो भी, ठीक है, देख लेना दोस्त। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को बढ़ावा दिया था। घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है। किस देश की देन है? अमेरिका की देन है। शून्य काल भारत की देन है। शून्य काल अगर पूछेगा कि 0 आवर यानी शून्य काल किस देश की देन है? तो भारत की देन है, याद रखिएगा। ठीक है, 12 से 1 बजे के टाइम को क्या कहते हैं? शून्य काल कहा जाता है ना। अब बढ़ के 1 से 2 हो गया है। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। काकस किसे कहते हैं बाबू? तो किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? काकस कहते हैं। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल को होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहते हैं। पंगु सत्र कहा जाता है। एक देखिए, सत्र जो समाप्त हुआ और जो स्टार्ट हुआ सत्र, उसके बीच के समय को पंगु सत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पंगु सत्र कहते हैं। पंगु सत्र की व्यवस्था केवल अमेरिका में है। पंगु सत्र की व्यवस्था कहाँ है बाबू? केवल अमेरिका में है। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाता है। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव निश्चित आय के व्यक्ति पर पड़ता है। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव निश्चित आय के व्यक्ति पर पड़ता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है तथा महंगाई बढ़ जाती है। यानी वस्तु का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाती है। इसमें किसका फायदा होता है? इसमें देनदार का घाटा होता है और ऋणी को फायदा होता है। किसमें? मुद्रास्फीति में। बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक दोनों के संबंध में कैसा है? विपरीत संबंध है। मुद्रास्फीति की माप सामान्य कीमत सूचकांक द्वारा की जाती है। यानी मुद्रास्फीति की जो माप है ना बाबू, सामान्य कीमत सूचकांक द्वारा की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जो मुद्रास्फीति की माप होता है वह किस आधार पर किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004 से 5 है। रोलिंग प्लान कब आया था? 1978 में पारित हुआ था। अनवरत योजना के नाम से इसको जानते हैं। गुनार मिर्डल के पुस्तक एशियन ड्रामा में सर्वप्रथम रोलिंग प्लान का जिक्र किया गया था और मोरारजी देसाई के शासनकाल में लागू हुआ था। रोलिंग प्लान की अवधारणा को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में बाबू? 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। कौन सा? रोलिंग प्लान। एशियन ड्रामा गुनार मिल्टन की रचना है। इसमें एशियाई देशों में फैली गरीबी की समस्या का विवरण है। किसमें? एशियाई देशों में फैली गरीबी के विवरण इसमें है। किसमें? एशियन ड्रामा में। गुनार मिल्टन ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। किस मॉडल पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी बाजीराव ने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया। यानी बालाजी जो बाजीराव था ना, उसने पेशवा के पद को वंशानुगत
बनाया। अब बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जानते हैं। बालाजी जो बाजीराव हैं इनको नाना साहब के नाम से जानते हैं। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच हुआ था, जिसमें मराठे का नेता सदाशिवराव भाऊ था। ठीक है। अच्छा, बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। यानी बाजीराव जो प्रथम था ना, उसको लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। अब इसको क्यों कहा जाता है कि बाजीराव जो प्रथम था वह एक भी युद्ध हारा नहीं था, एक भी युद्ध हारा नहीं था। माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ठीक है दोस्त, इतना ही पर हम क्विज को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। अगर आपको यह क्विज अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।